हमारा खास शो बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन का पूरा एक्शन और साथ ही अगले हफ्ते का बाजार और खास करके सोमवार का बाजार कैसा रहने वाला है, कहां पर आपको कमाई के मौके मिलने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आपकी तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। मानसी से देवांशी से हम जानेंगे कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए कैसा रहा, और मानसी बताएंगी अगले हफ्ते के लिए क्या महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए। संदीप और आशीष से समझेंगे कि सोमवार को आने वाले श्री सीमेंट और टाइटन के नतीजे कैसे रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि शुक्रवार का बाजार कैसा रहा है। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन मार्केट में दिन भर सीमित दायरे का कारोबार होता रहा। निफ्टी 11,200 के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स में भी निचले स्तर से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी 100 अंकों की बढ़त दिखी। ऑटो, मेटल और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली, जबकि आईटी और फार्मा शेयरों पर दबाव रहा। आईटी इंडेक्स में 1% तक की गिरावट रही। वहीं सर्किट फिल्टर बदलाव वाले शेयरों में आज एक्शन देखने को मिला। और अब आपको बताते हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है, यह आंकड़ा जरा आप देख लीजिए। तो कैश मार्केट में एफआईआईज ने करीब 397 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 439 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हफ्ते का आखिरी दिन बाजार के लिए फ्लैट साबित हुआ, फ्लैट बंद हुए मार्केट। इस सत्र को आप कैसे देखते हैं? हफ्ते के आखिरी दिन बाजार ने जबरदस्त ताकत और दम दिखाया, और क्लोजिंग भले ही आपको दिख रही हो पॉइंट्स के लिहाज से कम, लेकिन लेवल्स के लिहाज से बेहद अहम है। जी हाँ, 11,200 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग निफ्टी की बहुत ही अच्छी कही जाएगी। अच्छी क्यों? क्योंकि इस हफ्ते के पहले 3 दिन बड़े मुश्किल भरे थे। सोमवार को बड़ी तेज गिरावट, 10,900 के करीब की क्लोजिंग। मंगलवार को उतनी ही शानदार रिकवरी। बुधवार को दिन के दौरान भयंकर उतार चढ़ाव। गुरुवार को क्रेडिट पॉलिसी और साथ ही वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दबाव, और शुक्रवार को बाजार मजबूती के साथ बंद होना दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ। ये वोलेटाइल वीक में अच्छी क्लोजिंग बाजार की ताकत दिखाता है। अदरवाइज ये कि ट्रेंडिंग मार्केट में तो हर रोज आप थोड़ा थोड़ा बढ़ी जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो हफ्ता मुश्किल भरा हो वहां पर अगर आप क्लोजिंग दमदार दें तो ये दिखाता है कि वाकई में ताकत है बाजार में, और नीचे जाने से इनकार कर रहा है। दूसरी बात, आज की क्लोजिंग की सबसे बढ़िया वजह यह भी कि जब हम बंद हुए डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे, वीकेंड है, उसके बावजूद खरीदने वालों में कॉन्फिडेंस है कि नहीं सोमवार को ऊपर खुलेंगे, इसलिए तो 3:30 बजे आप खरीद रहे हैं भाई। तो ये कॉन्फिडेंस, ये जो जोश है, ये पॉजिटिविटी है, ये बाजार का अंडरटोन यानी कि अंदर जो ताकत है वो दिखाती बेहद मजबूत। अब निफ्टी से ज्यादा मजबूत बैंक निफ्टी रहा क्लोजिंग के लिहाज से भी और दिन में भी। 21,750 पिछले 5-7 दिनों में 3-4 बार ऐसा हो गया कि 21,650 के आसपास आते हैं, वहां बंद हो जाते हैं, फिर थोड़ा नीचे जाते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, वही अटके रहते हैं। आज बड़े दिनों बाद वापस से उसके ऊपर क्लोजिंग मिली 21,750 की। भले ही 100 पॉइंट ऊपर हो, लेकिन ये अगले हफ्ते के लिए टोन सेट कर रही है। तो कुल मिलाकर अच्छी क्लोजिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में। और दूसरी बात जो बहुत अच्छी थी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फिर से कॉन्फिडेंस और जोश आ गया। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स आज अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। एक बड़ा फायदा यह भी मिला कि भाई एक्सचेंजेस ने 600 ऐसे स्टॉक हैं उनके सर्किट फिल्टर में बदलाव किए और सर्किट लिमिट खोल दी। तो जब सर्किट लिमिट खुलती है तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन बढ़ता ही, आपको पता है। तो वो एक बड़ा फायदा मिला और उससे कई सारे स्टॉक्स भागे भी। तो थोड़ा सेंटीमेंट के लिहाज से वो फर्क पड़ा, खरीदारी तो है ही। तो ओवरऑल आज के ट्रेडिंग सेशन से आपको कहीं कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। वीकेंड सेशन, मजबूत क्लोजिंग और बहुत ही बढ़िया ट्रेंड, ये आज का सेशन पूरा आपके लिए। और वो भी तब जब रिजल्ट सीजन पूरे जोरों पर है और ऐसे कोई बड़े तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजारों में एक्शन भरपूर है और एक अच्छा क्लोजिंग सेशन
एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज भी हुआ और क्लोजिंग लाजवाब। मार्केट में एक्शन भरपूर है, तो आज के इस एक्शन में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिसने बड़ी भूमिका निभाई इस एक्शन को बढ़ने में, और उस एक्शन के पीछे खबरें क्या रही, ये डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवांशी, बताइए। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आज बाजार में फिर खरीदारी आती हुई दिखी थी। निफ्टी बैंक दोनों में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स आज रिकवर करते हुए दिखे थे। निफ्टी की अगर बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में पेंट स्टॉक्स, एशियन पेंट्स आज टॉप गेनर बनता हुआ दिखा। इसके अलावा बजाज फाइनेंस में आज खरीदारी आती हुई दिखी। यूपीएल, इंडसइंड बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जो निफ्टी में टॉप गेनर्स की सूची में थे। लूजर्स की सूची में टाइटन नतीजों से पहले यहाँ पे गिरावट देखने मिली थी। एचसीएल टेक और ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में आज दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। सन फार्मा में आज दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा था। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो टॉप लूजर्स थे। वायदा बाजार में आज हमने देखा बैंक्स और साथ ही एफएमसीजी के कई स्टॉक्स थे जहां पे आज फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिखे हैं। आरबीएल बैंक अच्छे गेन्स आते हुए दिखे हैं। साथ ही टाटा कंज्यूमर में आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी। अपोलो टायर्स में अच्छे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आते हुए दिखे। एसआरएफ में भी अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे हैं। साथ ही आप देखिए जो पीएसयू बैंक से यहाँ पे आज अच्छी खरीदारी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ये सारी स्टॉक्स आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए, और साथ ही एफएमसीजी स्टॉक्स यहाँ पे आप देखिए इमामी के नतीजे आने के बाद अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। कोलगेट, ब्रिटानिया, ज्योति लैब्स, ये कुछ स्टॉक्स और डाबर भी यहाँ पे अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। पेंट स्टॉक्स यहाँ पे आप नजर कीजिए। एशियन पेंट्स, शालिमार पेंट्स, बर्जर, कंसाइन नेरोलैक, एक्सो नोबल, ये आज के हीरो स्टॉक्स बनते हुए दिखे जहां पे अच्छे गेन्स आते हुए दिखे, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी है। और इसके अलावा जी बिजनेस के जो हिट कॉल्स हैं जो हम आपको लगातार जी बिजनेस पर सुझाते रहते हैं, यहाँ पे नजर कीजिए। एसआरएफ जो कि आपको चार्ट कॉर्नर में रिकमेंड किया गया था। यूपीएल सिधानी साहब ने आपको रिकमेंड किया था। अपोलो टायर्स में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। एशियन पेंट्स फिर एक बार, और सारे पेंट स्टॉक्स आज आपको रिकमेंड किए थे खरीदारी के लिए। बर्जर पेंट्स हिमांशु साहब ने आपको रिकमेंड किया था। और साथ ही लुपिन में आज सुबह ही रिजल्ट एनालिसिस में बिकवाली की सलाह आपको अनिल जी ने दी थी, और यहाँ पे आप देखिए आज अच्छी गिरावट आज लुपिन में आती हुई दिखी। तो कुल मिला के इस हफ्ते में भी बाजार में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी, और फ्राइडे के सेशन में आज अच्छे गेन्स के साथ आज क्लोजिंग आती हुई दिखी है। तो ये आज का पूरा एक्शन आपने समझा, देखा, लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। और आज हमारे साथ इस खास शो में हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज मस्ती की पाठशाला में मैं आपका तबले पर आपकी थाप देख रहा था, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो तबले की थाप और धुन इस हफ्ते के आज के एक्शन की खुशी में था या अगले हफ्ते के एक्शन की उम्मीद में? और अगर अगले हफ्ते के एक्शन की उम्मीद में था तो फिर सर लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि मंडे को एक्शन के इस बाजार में कहां पर ट्रेड लिया जाए। क्या क्या बात है मृत्युंजय जी, ये तो देखिए, एक तो आपका जो सेगमेंट है गोल्ड सिल्वर, उसकी भी खुशी में था, और दूसरा हम तो जो मस्ती की पाठशाला उसका तो हर शुक्रवार को इंतजार करते हैं। मार्केट अच्छा रहे खराब रहे, बट हमें तो मस्ती करनी है। और अनिल जी के साथ जो मस्ती आती है और जो पूरा पैनल है, पूरी टीम पीछे से लगी हुई है, सबके साथ बहुत मस्ती आती है। और शायद व्यूअर्स को भी बहुत मजा आने लगा है कि उनको भी लगने लगा है कि मस्ती की पाठशाला एक ऐसा शो है जो कि पूरे वीक में जो भी एक तनाव रहता है स्टॉक मार्केट में, प्रॉफिट लॉस तो देखिए एक रूल ऑफ द गेम है, बट मस्त रहना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए लोगों को, और उसी का ये ऑब्जेक्टिव है, वही ऑब्जेक्टिव है शो का। तो हमेशा करते रहेंगे ऐसे ही मस्ती और धुन, और ये तो अगले हफ्ते के लिए भी है। और जो अनिल जी ने कहा कि बहुत अच्छी क्लोजिंग आज हुई है एक तरीके से, और बहुत अच्छे सिग्नल्स कुछ है, मुझे लगता है कि आने वाला हफ्ता अच्छा रहना चाहिए। और जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में एक धूम मची है आज, एक तो 600 स्टॉक्स में जो सर्किट्स चेंज हुए हैं, मगर ऐसा लगता है कि जैसे सर्किट्स चेंज होने से फंडामेंटल्स को जैसे कोई पढ़ लग गए हो, बट ऐसा नहीं है। बट सर्टेनली उससे टेक्निकली और एक साइकोलॉजिकली बहुत इंपैक्ट पड़ता है, और स्टॉक्स में अच्छी चाल देखने को मिली। तो वैसे ही कुछ मैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हरदम लाता हूं, और मेरे फेवरेट सेगमेंट है, आज भी कुछ वैसी आइडियाज शेयर करूंगा जी। ठीक बात है। तो सर, अब जब आपको बाजार पर इतना भरोसा है और आपको लगता है कि बहुत एक्शन भरा मार्केट आगे भी रहने वाला है, तो फिर मंडे के लिए क्या ट्रेड लिया जाए, और मंडे को पोजिशनल ट्रेड क्या लिया जाए? मतलब दो ट्रेड मंडे को लेना हो, एक तो इंट्राडे के लिए और दूसरा पोजिशनल, तो ये दोनों ट्रेड सर जरा आप बता दें, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मंगलम सीमेंट, ये स्टॉक मैंने इसी शो में पहले पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था,
और सीमेंट स्टॉक्स वैसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये मंगलम सीमेंट काफी मोमेंटम में है, तो इंट्राडे के लिए इस स्टॉक को लिया जाए 213 215 के टारगेट के लिए और 195 का स्टॉप लॉस। और दूसरा पोजिशनल पिक के तौर पे मैंने कई बार फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में काफी जिक्र किया है और काफी स्ट्रांग लगते हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, जैसे कि जीएनएफसी है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आए, वैसे ही आरसीएफ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और आरसीएफ आज बहुत बढ़िया क्लोजिंग दिया है, काफी फेस कर रहा था, तो मुझे लगता है कि आरसीएफ कैन बी ए वेरी गुड बाय और 51 रुपए के लगभग है, 57 से 61 रुपए के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जाए और 48 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबर की, और खास करके चूंकि ये आज का आखिरी जो कारोबारी सूत्र था बाजार के लिए वो एक्शन भरा रहा, तो अब अगले हफ्ते के लिए मार्केट के लिए क्या महत्वपूर्ण ट्रिगर्स होंगे, फंडामेंटल होंगे जिस पर बाजार की नजर रहेगी, ये समझाने के लिए, बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानसी बताइए अगले हफ्ते के क्या महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, कई सारे इवेंट्स हैं जिस पर फोकस रहेगा। श्री सीमेंट, टाइटन, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट, आयशर मोटर, गेल और हीरो मोटोकॉर्प, इनके नतीजे निफ्टी स्पेस में आएंगे। वहीं वायदा बाजार में एक लंबी लिस्ट है। उज्जीवन फाइनेंस, इक्विटास होल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा, मदरसन सुमी, बॉश, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, टाटा पावर, कमिंस इंडिया, औरोबिंदो फार्मा, पीएफसी, वोल्टास, यूपीएल, एमआरएफ, बर्जर पेंट, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। 10 अगस्त के दिन जापान के बाजार बंद रहेंगे। इस दिन एजीआर भुगतान मामले पर अगली सुनवाई होने जा रही है। एक्सिस बैंक क्यूआईपी के इश्यू प्राइस पर बोर्ड बैठक करेगा। एचडीएफसी लिमिटेड की भी बोर्ड बैठक क्यूआईपी इश्यू प्राइस पर होगी। इक्विटास नतीजों और अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग नतीजों के साथ बायबैक पर भी बोर्ड बैठक होगी और इंटीग्लोब एविएशन की फंड रेजिंग पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। साथ ही रूस कोरोना के पहले वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला है। ग्लोबल इंपैक्ट इसका पड़ता देखने को मिल सकता है, इस पर नजर रहेगी। मंगलवार के दिन एमएनएम फाइनेंस का राइट इश्यू बंद होने जा रहा है। गुरुवार के दिन की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में BS4 इन्वेंट्री मामले पर सुनवाई होगी। 13 अगस्त के ही दिन यानी कि बुधवार को एक्सचेंजिंग सोल्यूशन डीलिस्टिंग ऑफर पर विचार करने के लिए एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। अंत में शुक्रवार का दिन यानी कि 14 अगस्त एनसीएलटी में सुनवाई होगी वेरॉक इंजीनियरिंग की। दरअसल वेरॉक लाइटिंग सिस्टम और वेरॉक इंजीनियरिंग के विलय को लेकर एनसीएलटी में सुनवाई होने जा रही है, जिसकी सुनवाई 14 अगस्त को होगी। आरबीआई की बोर्ड बैठक भी फोकस में रहेगी इस दिन और आईसीआईसीआई बैंक की एजीएम भी होने जा रही है। ठीक है, तो ये अगले हफ्ते के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स। लेकिन अब हम बात करेंगे अगले हफ्ते और खास करके सोमवार को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे कैसे रह सकते हैं। तो एक तो सोमवार को श्री सीमेंट के नतीजे आएंगे और श्री सीमेंट के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है ये डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हमारे साथ हैं इस वक्त। संदीप बताइए क्या अनुमान है? देखिए, नंबर्स तो ओवरऑल वीक रहेंगे। जो सेल्स हैं उसमें करीब करीब इस बार 22% के आसपास का ड्रॉप आएगा, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है वो घटेंगे। 18-18.5% के आसपास ही गिरावट देखने को मिलेगी। उत्तर भारत में अच्छी ग्रोथ थी तो उससे वॉल्यूम की स्थिति को जरूर थोड़ा सहारा मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए लगभग 20% के आसपास का ड्रॉप आएगा, जिससे सेल्स में करीब 22% का ड्रॉप आएगा। कामकाजी मुनाफा करीब 19% के आसपास घटेगा। मार्जिन जरूर बढ़ेंगे, 30% वाली 31% हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो रिलेशन है उसमें इंप्रूवमेंट आ सकता है 3.25% के आसपास का। तो उससे हो सकता है कि मार्जिन जरूर इंप्रूव होते हुए दिखे, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से कामकाजी मुनाफा घट रहा है, ऑपरेटिंग खर्च बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से जो मुनाफा है उस पर करीब 26% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो नेट नंबर्स कमजोर ही रहने का अनुमान है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा देखना कि उत्तर भारत में जैसे मैंने कहा ग्रोथ का जो ट्रेंड है वहां पे मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, वॉल्यूम्स की स्थिति और सीमेंट की मांग पर जो आउटलुक होगा वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है। अब संदीप जी, जो आपके सेम नेम वाले हमारे सहयोगी हैं संदीप ग्रोवर साहब, उन्होंने जो अभी अनुमान बताया है श्री सीमेंट का, इस अनुमान को देखने के बाद आपका नजरिया श्री सीमेंट के ऊपर क्या बन रहा है? देखिए, श्री सीमेंट एक हमेशा से महंगा स्टॉक रहा है सीमेंट सेक्टर में और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है इंडिया की। भले वो सीमेंट हो या दूसरी हो, बहुत ही क्वालिटी मैनेजमेंट है, बहुत ही एफिशिएंट मैनेजमेंट में ये कहूंगा। तो ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है
और इसीलिए थोड़ा मूव भी स्लो ही कर रहा है। बट मेरे हिसाब से रिजल्ट्स को देखना है और देखने के बाद मुझे लगता है कि जिस तरीके से आगे आने वाले दिनों में रूरल डिमांड और जो भारत में जो डिमांड बढ़ रही है ओवरऑल, मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर विल डू वेल। इसलिए मैंने मंगलम सीमेंट को इंट्राडे पिक के तौर पे भी लाया हूं। मैं कहीं भी अगर थोड़ी भी पॉजिटिविटी आई तो पूरे सीमेंट सेक्टर में अच्छी जान डाल सकता है ये पूरा स्टॉक। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल निवेशित रहें और इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है, और कहीं भी अगर रिजल्ट खराब आए, नीचे आए, तो लेने का ही मौका ढूंढे। आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये कंपनी वापस से बाउंस बैक कर जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये रहा है श्री सीमेंट पर आपके लिए। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, मंडे का बाजार ऑप्शन ट्रेड के लिहाज से कैसा रहेगा और मंडे को ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? जी नमस्ते मृत्युंजय और आपके सभी दर्शकों को। अशोक लीलैंड और ब्रिटानिया, ये दो ऑप्शंस मैं आपके दर्शकों के लिए लेके आया हूँ। अशोक लीलैंड टाटा मोटर्स के पीछे पीछे आज चला है और इसके अंदर थोड़ी तेजी, मामूली तेजी देखी गई है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगस्त का 50 सीरीज का कॉल लिया जा सकता है, ₹2.65 पैसे पे, और स्टॉप लॉस रखें ₹2 और टारगेट रहेगा ₹3.90। दूसरी तरफ ब्रिटानिया भी एक बार वापस चल पड़ा है, तो इसका भी अगस्त का 4000 का कॉल लिया जा सकता है। ₹88.15 पे लास्ट ट्रेडिंग थी, जो भाव खुले वहाँ पे आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखे ₹68 और टारगेट रहेगा 128 का। थोड़ा बहुत प्राइस ऑप्शन का चेंज हो सकता है बिकॉज बीच में 2 दिन छुट्टी के हैं, और जो भी है आप स्टॉप लॉस अवश्य रखें। जय हिंद। और अब वक्त है ये जानने का कि सोमवार का बाजार कैसा रहेगा और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल सर, सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में अहम लेवल्स क्या होंगे और किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए मंडे को? जहां तक अगले हफ्ते का सवाल है और सोमवार का सवाल है, वैसे तो भारतीय बाजार एकदम परफेक्ट ट्रेड कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत और रिस्क वाली बात है नहीं। 10,900 11,000 बाजार के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट हो चुका है, लेकिन इमीडिएटली 11,100 के नीचे जब तक बाजार ट्रेड करना शुरू ना करें तब तक तो कमजोरी का पहला संकेत भी आएगा ही नहीं। मल्टीपल सपोर्ट बहुत हैं, तो 11,000 11,100 को सपोर्ट मानकर तेजी की तैयारी करें। ऊपरी स्तरों पर 11,300 11,350 पहली रुकावट का लेवल है जहां प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, और उसको पार निकले तो फिर 11,450 11,500 तक जाने की कोशिश भी निफ्टी की हो सकती है। तो ये अभी जो ट्रेडिंग रेंज बनकर आ रही है वो नीचे 10,900, ऊपर 11,350, इस रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं इस रेंज को किस तरफ ब्रेकआउट करता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 21,900 22,100 ये आखिरी रुकावट वाला लेवल है 200 पॉइंट का। इसको पार करके बैंक निफ्टी अगर निकला तो फिर बैंक निफ्टी भी 23,000 की तरफ वापस से बढ़ने की कोशिश कर सकता है और मजबूती दिखा सकता है। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर दिख भी रहा है, मजबूत दिख भी रहा है, और 21,400 21,300 के आसपास मजबूत सपोर्ट बना चुका है, जो सोमवार के लिए भी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 21,375 21,450 ये 75 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है। 21,900 22,100 ऊपरी लेवल है, इसके पार निकलने पर बड़ी तेजी बनेगी। फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखने, पहला तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स हैं ही, वहीं से आपको बेहतर संकेत आते हुए दिखेंगे। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के संकेत अगर आपके लिए बहुत अच्छे नहीं है तब भी डरने घबराने की जरूरत नहीं। स्टेबल ग्लोबल मार्केट्स भी भारतीय बाजारों को ऊपर ले जाने के लिए काफी है। अंदर ताकत है और बाजार मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्टेबल मार्केट भी हमारे लिए काम कर जाएंगे और धीमे धीमे बाजार ऊपर जाएंगे। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन अभी भी कम होने वाला नहीं है, वहां भी खरीदारी बरकरार रहेगी, वहां आपको अगले हफ्ते भी भरपूर मौके मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका मंडे के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। अब संदीप जी, आपसे सर मेरा एक सवाल ये होगा कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को इस बाजार में कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं अनिल जी की जो लास्ट लाइन है उस पर बहुत गौर किया हूं और बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि भरपूर मौके मिलेंगे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में और कैश मार्केट के शेयर्स में। और बिल्कुल वैसे ही ऑलरेडी मैंने 2 स्टॉक्स तो बता ही दिए, और जो
तीसरा स्टॉक है और जो लॉन्ग टर्म पे एक वैल्यू पिक के तौर पे मैं लाया हुआ है इंगरसोल रैंड इंडिया लिमिटेड, इनफैक्ट आयरिल और इंगरसोल इनकॉर्पोरेटेड की ये सब्सिडियरी है, एक एमएनसी कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है और ये स्टॉक मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है, ऐसा नहीं है, और काफी बार टारगेट भी अचीव हुए हैं। बट अगेन वैसे देखा जाए तो ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है मार्केट को अगर कंपेयर करें पिछले पूरे 3-4 महीने में जो नीचे के लेवल से जो रैली आई है वहां से अभी भी ये बहुत ज्यादा चला नहीं है और आज जरूर से एक थोड़ी बहुत तेजी की चाल दिया है। 583 के लोज ये मार्च में बनाए हैं, उसके बाद से ये स्टॉक 605 रुपया 10 रुपए के लगभग था और 631 पे आज बंद हुआ है। सबसे बढ़िया बात है 1921 से ये इंडिया में कार्यरत है और ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्मॉल कंप्रेसर सेगमेंट में, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और ये इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेसर्स वगैरह के जो सेगमेंट है बहुत ज्यादा चल नहीं रहे हैं क्योंकि अभी इंडस्ट्री बैक टू नॉर्मल नहीं आई है। बट आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में मुझे लगता है कि ये सारी चीजें वापस से नॉर्मल होगी। जिस तरीके से सरकार एग्रेसिवली अनलॉक की तरफ भी वो हो रखी है, एक्शन में आ रखी है, तो मुझे लगता है। और रिसेंटली ये कंपनी ने 202 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी दिया हुआ है, तो मुझे ओवरऑल बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी लगती है और 52 वीक लोज के आसपास काम कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 1617 का है और अगर आप ग्रोथ देखें पिछले 3 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ तो करीब 9-10% के लगभग है। ये सब फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, बिल्कुल इस स्टॉक को लिया जाए और 730 का पहला टारगेट और 750 का दूसरा टारगेट, बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है और बिल्कुल लिया भी जा सकता है। ओके, तो ये 2 टारगेट आपको दिए गए हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं ऑप्शन का एक और ट्रेड, और ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं ChaseAlpha.in के विश्वेश चौहान। विश्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए मंडे को आपके हिसाब से ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक चीज तो आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि मार्केट ब्रॉड रेंज में है और वो लोअर एंड ऑफ द रेंज में सपोर्ट आता है और एट द सेम टाइम 11,300 के आसपास सेलिंग आता है। आज कुछ ऐसे सिग्नल्स आए कि सिलेक्ट PSU बैंकिंग और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद एक बार के लिए वापस ऊपर की अटेम्प्ट होगी। तो मेरा जो पहला ट्रेड है वो ऑप्शन का ट्रेड है और वो है इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 15-1% का मूव देखने मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक देखेंगे तो 485-60 की रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले 2-3 महीनों से। तो यहाँ पे 520 की कॉल जो 25 रुपए पे क्लोज हुई उसको लेना चाहिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इसमें मुझे लगता है 40 और 50 ये 2 लेवल टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले सेशन में। तो ये एक पहला ट्रेड है मेरी ओर से जो है ऑप्शन में इंडसइंड बैंक का 520 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, और कोई ट्रेड बताना चाहेंगे? आपने पहला ट्रेड बोल दिया तो दूसरा ट्रेड सर कोई? विश्वेश जी? बिल्कुल अमित जी, दूसरा ट्रेड है मेरी ओर से वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। और सेंचुरी टेक्सटाइल में ऑप्शंस इतने लिक्विड नहीं होते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली फ्यूचर में रिकमेंड किया है। तो ये जून के मंथ से सेंचुरी टेक्सटाइल का अगर आप रेंज प्लॉट करोगे तो 320-290 की रेंज में था और कहीं आज पहली बार प्राइस वॉल्यूम OI का इस तरह से कॉम्बिनेशन बना है कि ओवरऑल 300 वाला 327 हो गया। सो ऑलमोस्ट 10% स्टॉक रैली किया, ओपन इज इक्वल टू लो है। आज फुटबॉल रेशियो स्टॉक का देखेंगे तो 0.24 के आसपास है। 42% OI एडिशन हुआ है फ्यूचर में और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे सेंचुरी टेक्सटाइल में। तो सेंचुरी टाइल का मंडे को फ्यूचर बाय करना चाहिए 322-320 के आसपास। 310 का स्टॉप लॉस रखे, मुझे लगता है 335 और 345 ये 2 टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेंचुरी टेक्सटाइल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्वेश जी आपका, संदीप जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि फ्राइडे का मार्केट कैसा रहा और मंडे का मार्केट कैसा रहने वाला है, कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।